लेसन 8 व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी पहला भाग है ना बुक का, उसका 8वां लेसन पढ़ेंगे। और उस बुक में बताया गया लागत किसे कहते हैं। आप लागत तो जानते हो, यदि हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसमें जो भी लगा है, उत्पादन करने में जो भी उत्पादन के साधन लगाए जाते हैं और उन पर उत्पादन के साधनों पर जो व्यय होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। और अपन को लागत कैसे प्राप्त होगी, यानी कि हम उत्पादन को बाजार में बेचेंगे और बाजार में बेचने से आय होगी और उस आय को अपन भूमि, पूंजी, श्रम, इन सबको क्या करेंगे, भुगतान करेंगे और इस सब को जो टोटल किया जाएगा वो क्या कहलाती है, लागत। तो देखो लागत किसे कहते हैं, लागत के प्रकार बताइए। उत्पाद या निर्गत को बाजार में बेचने से, उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में प्रयुक्त आगतों यानी श्रम, भूमि, पूंजी पर जो व्यय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आगत। तो आगत जो प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है उसे लागत कहते हैं। वापस से बताती हूँ कि उत्पाद को बाजार में बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसको अपन किस पर व्यय करते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, इन पर जो व्यय करते हैं उसको ही क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। चाहे तो आप इस रूप में याद कर लेना, चाहे जो इसमें लिखा है उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में प्रयुक्त आगतों यानी आगत कौन कौन सी होती है, श्रम, भूमि, पूंजी पर जो व्यय किया जाता है, अर्थात वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी बताई थी, आगतों को जो प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, लागत है कहते हैं। लागत निम्न प्रकार से बांटी गई है, सामाजिक लागत, मौद्रिक लागत, अवसर लागत। यानी सामाजिक लागत कौन कौन सी होती है, जो समाज को वहन करनी पड़ती है, मौद्रिक यानी नगद में होती है, अवसर और लेखे की लागत को 2 प्रकार से बांटा गया है, व्यक्ति लागत है और अव्यक्ति लागत है। अब सबसे पहले मैं सामाजिक लागत बता रही हूँ। कई बार ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि सामाजिक लागत किसे कहते हैं, अवसर लागत किसे कहते हैं, इसलिए इनको इस इंडिविजुअल रूप में भी आप याद करना। तो इसमें वे सभी त्याग एवं कष्ट शामिल होते हैं जिन्हें समाज उत्पादन के दौरान प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे सांगानेर है, सांगानेर में लोग रहते भी हैं, लेकिन रहते क्यों हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर रोज़गार मिलता है और रोज़गार मिलता है, लेकिन वहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं और फैक्ट्रियाँ होती हैं तो वहाँ पर प्रदूषण कितना होता है, वो प्रदूषण को भी वहन करते हैं क्योंकि उन्हें आने जाने में दिक्कत नहीं हो, रोज़गार मिले, इसलिए वो वहाँ पर वहन करते रहते हैं। तो इसके यानी उत्पादन के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से जो वहन करते हैं, जैसे उत्पादन के दौरान प्रदूषण, धूल धुएँ या शोरगुल से स्वास्थ्य को हानि, तो ये सब लागतें क्या कहलाती हैं, सामाजिक लागत है। अब एक है अवसर लागत। अवसर के मतलब एक तरह से वैकल्पिक आय के रूप में इसको बताया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर होता है तो वो दूसरी जगह पर नहीं हो सकता। तो जैसे ही कोई व्यक्ति यदि उद्योग में काम करता है तो वो खेत पर काम नहीं कर सकता, और खेत पर काम करता है तो वह उद्योग में काम नहीं कर सकता है। यदि उसको जैसे खेत पर काम करने पर 2,500 रुपये मिलते हैं और 2,500 रुपये, और यदि फैक्ट्री में काम करने के लिए उसे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उसके पास अवसर है कि वो खेत को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, खेत पर फैक्ट्री में काम करने चला जाएगा, क्योंकि उसके पास 2,500 का और अवसर है। या 2,000 यहाँ मिलते हैं तो 5,000 रुपये में वहाँ मिल रहा है, तो उसके पास अवसर लागत कितने रुपये की हो गई, 3,000 रुपये की हो गई। तो इसे वैकल्पिक आय भी कहते हैं। ये प्राय दुर्लभ संसाधनों पर लागू होती है। हम जानते हैं कि उत्पादन का एक साधन एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगों में लगाया जा सकता है। वैकल्पिक उपयोगों में लगाया जा सकता है। किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोगों में लगाए रखने के लिए न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी होगी, जितनी भी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोगों से अर्जित कर सकता है। उदाहरण के लिए मैंने अभी बताया था, जैसे कि यदि उसे कृषि में लगे रहने के लिए 2,500 रुपये मिलते हैं और यदि वही फैक्ट्री में काम करता है तो 5,000 रुपये मिलते हैं, तो 5,000 में से इस 2,500 को लेस कर देंगे तो उसके पास और अतिरिक्त कितने रुपये प्राप्त होंगे, 2,500, तो उसके पास अवसर है। तो वर्तमान आय माइनस वैकल्पिक आय इक्वल टू क्या होगा, अवसर लागत। अब मौद्रिक लागत जो मुद्रा में व्यक्त होती हैं, तो अपने उत्पाद को तैयार करने में जो नगद रूप में व्यय किया जाता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। जैसे श्रम, मजदूरी, श्रम को क्या मिलती है, मजदूरी, भूमि को क्या मिलता है, लगान, पूंजी पर ब्याज, प्रबंधक को वेतन, साहसी को क्या मिलता है, लाभ। ये मौद्रिक लागतें होती है। इनको 2 रूपों में बांटा गया है। एक तो व्यक्ति लागत है यानी स्पष्ट लागत है, जिनका कि हिसाब किताब होता है, और जो भुगतान दूसरों को क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। ये वे लागतें होती हैं जो एक फर्म के लेखे या हिसाब किताब पे शामिल की जाती है, जैसे कच्चे माल पर व्यय, ब्याज, लगान, मजदूरी इत्यादि का भुगतान आदि। ये स्पष्ट लागतें होती हैं। और अस्पष्ट लागतें ये लागतें होती है जिन्हें लेखे या हिसाब किताब में शामिल नहीं किया जाता। जैसे एक मालिक है
फैक्ट्री चलाता है, लेकिन दूसरों को वो क्या नहीं करता है, भुगतान नहीं करता है, क्योंकि वो स्वयं ही उस वक्त में क्या करता है, काम करता है। तो ये कौन सी लागतें होती हैं, अस्पष्ट लागतें हैं। तो इन्हें उद्यमी दूसरों को भुगतान नहीं करता, अतः वह स्वयं के लिए ही, जैसे स्वयं के श्रम का मूल्य, स्वयं की पूंजी का ब्याज, स्वयं की भूमि का लगान, किराया आदि इसको वहन करता है। ठीक है। अब है इसके अंतर्गत आपका अल्पकालीन लागतों का वर्णन कीजिए। अल्पकालीन लागतें कौन कौन सी होती है, सवाल के रूप में मैं आपको कल बताऊंगी। अल्पकाल से मतलब 1 वर्ष से होता है, और 1 वर्ष में कुछ साधन कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, जैसे भूमि और पूंजी, और जबकि एक साधन यानी कि कौन सा, श्रम और कच्चा माल, एक तरह से श्रम ही माना गया है, ये कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करके ही उत्पादन को घटाया बढ़ाया जाता है। तो अल्पकाल से ऐसे 1 वर्ष से होता है। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर, एक साधन परिवर्तनशील होता है। स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों को जो भुगतान किया जाता है, समझ में आया ना, लागत का पूछ रही है, तो यानी इनको स्थिर साधनों को यानी भूमि पर, पूंजी पर, श्रम को जो भुगतान किया जाता है वही क्या कहलाती है, अल्पकालीन लागतें कहलाती है। अल्पकाल में 2 लागतें होती हैं, एक तो स्थिर लागत TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और कुल परिवर्ती लागत TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगी, TC आएगी। TFC प्लस TVC इजिकल टू TC होता है कुल स्थिर लागत। अल्पकाल में स्थिर लागतों को जो भुगतान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्थिर लागत कहते हैं। ध्यान रखना, स्थिर लागत शून्य उत्पादन से लेकर अधिकतम उत्पादन तक सदैव कैसी होती है, स्थिर होती है। कैसी होती है, स्थिर होती है। जैसे भवन का किराया है, चाहे इसमें आप भवन उत्पादन करो या ना करो, आप कितना भी उत्पादन करो उसका किराया आपका कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है ना। प्रबंधक का वेतन, स्थायी कर्मचारियों का वेतन जैसे, तो ये सब फिक्स रहते हैं। तो ये कुल स्थिर लागत है। कुल परिवर्ती लागत अल्पकाल में जैसे कि शून्य उत्पादन हो रहा है तो शून्य ही लागत रहेंगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो प्रारंभ में ये घटती दर से, बाद में ये बढ़ती दर से बढ़ती है। तो परिवर्तनशील लागतों को यानी श्रम को जो भुगतान किया जाता है वो क्या कहलाती है, कुल परिवर्ती लागत कहलाती है। जैसे श्रम, कच्चा माल, बिजली, पानी, इन पर किया गया है। और कुल लागत कैसे कहते हैं, कुल स्थिर लागत, और कुल परिवर्ती लागत का योग ही क्या कहलाता है, कुल लागत कहलाता है। अब इसको आपको देखो मैंने बताया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। देखो लागत आती है तो यहाँ पर उत्पादन लिखते हैं, ध्यान रखना है। कुल स्थिर लागत है, चाहे यानी मकान का किराया है, चाहे आपका उत्पादन हो या 8 इकाई का उत्पादन हो, ये कैसी हो रही है, 100 किराया कितना देना पड़ रहा है, 100 यानी कि आपके 100 रुपये ही लागत आ रही है। कुल स्थिर लागत शून्य उत्पादन से लेकर अधिकतम उत्पादन तक कैसी बनी रहती है, सदैव समान होती है। जबकि कुल परिवर्ती लागत शून्य उत्पादन है तो कोई कच्चा माल भी नहीं खरीदा, कोई श्रमिक को भी नहीं लगाया, तो TVC भी कैसी आएगी, आपकी शून्य आएगी। फिर मैंने बताया था ये प्रारंभ में कैसी होती है, लागत घटती दर से बढ़ती है, बाद में ये बढ़ती दर से बढ़ती है। देखो इन दोनों में अंतर है। ये TVC जो है ना 1 इकाई है, तब TVC कितनी आ रही है, उत्पादन एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो कुल परिवर्ती लागत कैसी आ रही है, 100, और 2 आ रही है तो 160। जैसे कि आप एक ऑटो में आते हो और एक जना किराए से आता है तो 100 रुपये लेगा। अब यदि उसी ऑटो में 2 जने बैठ जाएंगे तो उसने कहा चलो मेरे को 160 रुपये दे देना, तो 2 जनों में लागत कैसी आई, उसको तो 160 रुपये प्राप्त हो गए, लेकिन आप लोगों को 80 रुपये मिले या नहीं मिले, 80 रुपये का ही भुगतान करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अपन प्रारंभ में जैसे 1, 2, 3 तक या 4 तक ये मान के चलो, इससे आपको MC से सीमांत लागत से पता लगेगा कि शून्य उत्पादन पर ये शून्य रहती है। जब पहले श्रम की उत्पादन किया जाता है तो कुल सीमांत लागत कितनी आ रही है, 100। दूसरे पर सीमांत लागत कितनी आ रही है, 60, फिर 40, फिर 20। तो प्रारंभ में ये लागत कैसी हो रही है, घटती है। फिर बाद में कैसी होने लगती है, बढ़ने लगती है। 20 के बाद फिर 40, 60, फिर 70 जरूर लिखना। इसका मीन्स बताऊंगी मैं 70 क्यों लिखना, क्योंकि अभी आप ध्यान रखना है। फिर 70, फिर 100। अब आप ये देखो यहाँ पर मैंने रखा ये 100, तो ये 100 हो गया। अब इस 100 को इस 60 में जोड़ा तो कितना हो गया, 160। 160 में 40 जोड़ा, 200। 200 में 20 जोड़ा, 220। 220 में 40 जोड़ा, 260। ये आपको MC लिखना मैं इसलिए बता रही हूँ, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि सीमांत लागत जो है जैसे जैसे अधिक इकाइयों का उत्पादन करते जाते हैं, जो अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है, बाद में बढ़ती दर से। जैसे मैंने अभी बताया एक ट्रक है, एक ऑटो में यदि एक व्यक्ति आ रहा है तो उसको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। 2 व्यक्ति उसने बिठाए तो 160,
3 बैठाए तो 200 रुपये, उसकी तो लागत बढ़ गई, यानी उसको तो प्राप्ति ज़्यादा हो गई, लेकिन आप लोगों को भुगतान कैसा करना पड़ेगा, कम कम करना पड़ेगा। जैसे ही फिर चौथे को भी बिठा लेगा, लेकिन 5वें व्यक्ति को बिठाएगा, फिर क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा दूसरा ही ऑटो करना पड़ सकता है, दूसरा तो महंगा हो जाएगा। तो प्रारंभ में जो लागत आती है वो घटती दर से बढ़ती है, बाद में ये बढ़ती दर से, देखो बढ़ेगी तो सही, घटती दर से बढ़ती है, बढ़ रही है ना। 100 और 160 में अंतर कितने का है, 60 का। 160 और 200 में कितने का अंतर है, 40 का। फिर कितने का अंतर है, 20 का। तो यानी घटती दर से, यानी बढ़ तो रही है लेकिन घटती दर से। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में अंतर कितने का आ गया, 40 का, ठीक है ना। यहाँ 40 का था ना, तो 220 में 40 जोड़े तो कितने हो गए, 260। 260 में 60 जोड़े तो कितने हो गए, 320। और 320 में 70 जोड़े 390। 390 में 100 जोड़े तो कितने हो गए, 490। इस प्रकार से ये TFC और ये TVC, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, TC आएगा, ठीक है ना। यानी 100 और 0 100, 100 और 100 200, 100 100 और 160 260, 200 और 100 300, फिर 100 और 220, इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ेंगे तो TC आ जाएगा। इसका ये जो चित्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा। OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, OY अक्ष पर अपन लागत लिखेंगे, और ये जो देख रहे हो 0 से लेकर अधिकतम ये C1 है, यानी कि TFC है। और ये कितना भी उत्पादन कर रहे हैं, कुल स्थिर लागत कैसी है, कुल स्थिर लागत फिक्स है, लेकिन ये कुल परिवर्ती लागत है, ये 0 से चालू हो रही है और ये 0 से चलती हुई ये ऊपर जा रही है, देख रहे हो आप, 0 से चालू हो रही है 100 और ये 490 तक आ गई। इस प्रकार से ये कैसी हो गई, ऊपर जा रही है। और TC जो है आपकी, ये आप TC को देख रहे हैं 100 से चालू हो रही है, तो ये यहाँ से चालू कर रहे हैं, ये आपकी कहाँ से चालू हो रही है, यहाँ से चालू हो रही है, और ये आपकी ऊपर चलती हुई जा रही है। यानी कि कुल लागत TVC से ऊंची होती है और कुल इससे लागत इससे नीची होती है। अब आपको जैसे 4 इकाई का आप उत्पादन कर रहे हो तो ये सीधी यूँ रेखा खींची, तो TFC जो है आपकी कुल स्थिर लागत तो कितनी है, OC1, और कुल परिवर्ती लागत कितनी है, OC2, और टोटल लागत कितनी है, OC3। इस तरह से ये है आपका चित्र है और ये आपकी व्याख्या है, आप इसको कर लेना।